सो ये मिथ है कि हमेशा ईस्ट वेस्ट ही लेना चाहिए और साउथ की एंट्री अच्छी नहीं है। सो साउथ की एंट्री यहाँ पे अहमदाबाद में एक बिल्डर है, मेरे नाम नहीं ले सकती उनका, बट उनके घर की, उनके फार्म हाउस की एंट्री साउथ है, साउथ फेसिंग है। तो अगर मैं कोई प्लॉट देखने गई या मैं कोई प्रीमाइसेस को देखने गई, सो आई बेटर अवॉइड 4, 7 एंड 8। अगर कोई घर का नंबर, प्रॉपर्टी का नंबर 4, 7 या 8 होता है तो मैं उसको अवॉइड करती। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और साथ साथ में साउथ वेस्ट में ही बेडरूम होना, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अगर राहु अच्छा नहीं है और राहु नीच का है, राहु बुरी तरीके से ख़राब होके बैठा है, तो फिर वो साउथ वेस्ट का बेडरूम प्रॉब्लम करे। सो मैं हमेशा जिनका भी बर्थ डेट 14 है उन लोगों को कम बोलने के लिए एडवाइस करती हूँ। सो बहुत सालों मैंने ऐसे भी दिन बिताए जहाँ पे आई वाज लाइक अ प्रिंसेस, और ऐसे भी दिन बिताए जहाँ पे मेरी स्कूल बैग फटी हुई होती थी, मेरे जूते फटे हुए होते थे, मैं उसको छुपा छुपा के जाती थी। नमस्ते दोस्तों, मैं जिगर देवानी फिर एक बार औरम टेरो के इस स्पेशल पॉडकास्ट को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। इस बार हम चर्चा करेंगे मोनाली मैम के साथ। पिछले बार जो चर्चा हुई, एस्ट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस हमने आपको दिखाया, साथ में ही हमने वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सब चीज़, टैरो के बारे में भी चीज़ें समझी। लेकिन आज हम डीपर साइड जाएंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तुशास्त्र है क्या, वास्तुशास्त्र क्यों ज़रूरी है, किन्होंने कभी भी अगर वास्तुशास्त्र नहीं करवाया उनके लिए क्या ऑप्शन है। अगर आप नई प्रॉपर्टी देख रहे हो, नए घर देख रहे हो, तो वास्तुशास्त्र करवाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये कंसल्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, क्यों हर मुकाम पे इसकी ज़रूरत है, ये भी हम जानेंगे। साथ में ही पहले के ज़माने में वास्तुशास्त्र की क्या क्या पद्धति थी, इस ज़माने में क्या है, वैदिक वास्तुशास्त्र को क्यों हम अवॉइड नहीं कर सकते, और साथ में वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है जो इंसान नया घर ले रहा है। ये सब जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जानते हैं, समझते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप कोई नई जगह पे जाते हो तो एक अलग वाइब्स आपको आते हैं। वो वाइब्स क्या है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है, तो कहीं ना कहीं दिशाओं का जो संतुलन होता है उसी से आपको एक एनर्जी प्राप्त होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका मन, आपका चंद्रमा, आपका रूटीन, सब कुछ प्रोग्रेसिव रहता है। तो आज हम जानेंगे, मोनाली मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनाली मैम, बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार। थैंक यू। मोनाली मैम, वास्तुशास्त्र को लेके बहुत सारी बातें हैं, गूगल में आप देख लो, यूट्यूब में देख लो, लेकिन जब लोग नई प्रॉपर्टी देखते हैं तो आज तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है कि कोशिश करते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही कुछ चीज़ें बनाई जाए। बिल्डर लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि वो पूरा कंस्ट्रक्शन ही उसी हिसाब से लगाया जाए। लेकिन कभी कभी आज के दिन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर शायद मानते ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको मनवाएं चीज़ों को, लेकिन हमें आज उनको बताना है कि वास्तुशास्त्र वास्तविकता में है क्या, उसकी ज़रूरत क्यों है। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। वास्तु जो है वो एक राक्षस था जिनको ज़मीन में ब्रह्मदेव ने उल्टा दबा दिया था। सो जब ब्रह्मदेव ने सोचा कि इसकी प्रोसीजर कैसे करें या इसका जो पूरा लाइक डिज़ाइनिंग है वो कैसे करें, सो हमने उस टाइम पे ये देखा कि देवी देवता का स्थान वहाँ पे था। सो अभी जो चीज़ों को महत्व दिया जाता है उसमें दिशा में खाली नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, यही दिशाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मर्मा स्थान, देवता, 45 देवता जो होते हैं ज़मीन के अंदर, ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस बहुत कम दिया जाता है। आई एम श्योर बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज होगा कि ये 45 देवतास क्या है, मर्मा स्थान कौन है, देवता कौन से हैं, कौन से देवता कट गए, कौन सा जोन एक्सटेंडेड है, कौन सा कटा हुआ है, और उसके साथ साथ कौन से देवता कट जाते हैं। पिलर है तो मर्मा स्थान पे पिलर तो नहीं आ रहा है, बाथरूम तो नहीं आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आई थिंक ये वर्ड्स नए होंगे ऑडियंस के लिए। आज वास्तु बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है, सो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट आई एम श्योर आपने भी शायद ना सुनी हो ये सारी चीज़ें। ब्रह्म भूमि, देन मनुष्य भूमि, देव भूमि एंड पिशाच भूमि, ये 4 भूमि होती है। सो ये जब इसका विभाजन होता है तो पहले के ज़माने में अगर लाइक एनिमल्स को कभी भी जब राजा महाराजा के लाइक महल में जब रखते थे, जैसे घोड़ा है या कोई भी और एनिमल्स थे उनको रखते थे, तो उनका एक स्थान होता था। उसके साथ साथ जो नौकर काम करते थे, जो सेवक थे, उनका एक स्थान होता था। देवभूमि, ब्रह्म भूमि, ब्रह्म भूमि को हमेशा खाली रखते। आपने सुना है ब्रह्म स्थान,
ब्रह्म भूमि मीन्स उससे भी बड़ा एरिया। सो ऑब्वियसली पहले तो जगह बड़ी होती थी, इतनी महंगी नहीं थी लैंड, तो जो बीच की जगह होती थी उसको पूरा ओपन छोड़ा जाता था। इन द सेंस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, कोई भारी चीज़ें नहीं होती थी। ब्रह्म स्थान जो है वो आपकी नाभि है, तो नाभि के ऊपर या नाभि के आसपास अगर कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो वो आपको बॉडी में कहीं ना कोई पेन या कोई ना कोई रोग देगा। सो बोलते हैं ना कि रोग जो है वो हमेशा पेट से स्टार्ट होता है। आपका स्टमक क्लियर नहीं है, स्टमक अच्छे से उसकी वर्किंग कंडीशन नहीं है, तो सारे रोग वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ब्रह्म स्थान का अच्छा बैलेंस होना और जो ये ब्रह्म भूमि है उसको अच्छे से देखना। देव भूमि में देवताओं का स्थान होता है, मनुष्य भूमि में मनुष्य और सारी चीज़ों को प्लान किया जाता है। जो पिशाच भूमि है वहाँ पे सर्वेंट्स एंड अगर कोई एनिमल्स है घर में उसको वहाँ पे रखा जाता है। बट आजकल तो बेडरूम में सबके वहाँ पे कुत्ते हैं या किसी के वहाँ पे कैट है, तो वो तो अपने बेडरूम में साथ में लेके सोते हैं। इसीलिए चीज़ें चेंज हो गई है, इसीलिए हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारे अप्स एंड डाउन हो गए। चीज़ों को अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स के वहाँ पे भी अभी आप डॉग्स देखते हैं, कैट्स देखते हैं। तो लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा होता तो उनके घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट आपको थोड़ी पता है उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स है। उनके घर में भी प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज़ है, पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यू है, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन है। सो ये नहीं आप बोल सकते कि बिकॉज उन लोगों ने डॉग्स को रखा है, उन लोगों ने कैट्स को रखा है तो अभी ट्रेंड में आ गया है, बच्चे किसी को करने नहीं है, डॉग्स एंड कैट्स आर इनफ। सो यस, जो एनिमल्स है, जो प्राणी हैं, आप उनको प्यार कर सकते हो, उनकी टेक केयर कर सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो, बट किसी के भी फ्रीडम को छीन के आप उनको जब घर में रखते हो तो दैट मीन्स आप किसी की फ्रीडम को छीन रहे हो। ये आपने बहुत सही चीज़ बताई। इससे एक और सवाल मेरे मन में हुआ कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब आप श्वान को यानी कुत्ते को या बिल्ली को या गाय को जब आप रखते हो अपने पास, तो उससे राहु या केतु बहुत अच्छे से ट्रीट करता है आपको, अगर आप उनकी ज़िम्मेदारी लेते हो, उनका ख़्याल रखते हो। तो 2 चीज़ यहाँ पे आ गई। सी जिम्मेदारी लेना और घर में रखने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओके। राइट? जिम्मेदारी लेना इन द सेंस कि स्ट्रीट डॉग है या कोई आप देख रहे हो कोई कुत्ता भाई पेन में है या उसको कोई रोग है या आप उसको खाना दो, तो वो चीज़ अलग हो गई। और जब चीज़ आप किसी की फ्रीडम को छीन के, अगर मैं आपको बोलूँ कि जिगर मैं आपको पूरी ज़िंदगी एक पिंजरे में बंद रखूँगी और मैं अपने आपको मेरे हिसाब से पूरी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, मैं आपको BMW दूंगी, मैं आपको AC दूंगी, मैं आपको अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, आपको अच्छा खाना दूंगी, बट आप मेरे हिसाब से जियोगे, आप मेरे साथ ही घूमोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा सकते, आप ये वाली ज़िंदगी एक्सेप्ट करोगे? सोने का पिंजरा हो गई। या सोने का पिंजरा हो गया। सो जो एनिमल्स होते हैं उनको उनकी फ्रीडम पसंद है, उनको बाहर जाना और अपने हिसाब से घूमना या जैसे प्रकृति ने चीज़ें बनाई है उसके हिसाब से रहना पसंद होता है। इन शॉर्ट, कोई भी एनिमल्स को जब आप घर में रखते हो तो उसकी फ्रीडम को छीन रहे हो। जैसे आपको पसंद नहीं है किसी के अंडर रहना, वैसे उनको भी पसंद नहीं होता, बट वो बेचारे बोल नहीं सकते, अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए दे आर हेल्पलेस। सो किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए। तो वास्तु में भी एनिमल्स में एक गाय ऐसा प्राणी है जिसको आप घर पे रख सकते हो। और गाय का आगमन या गाय को जब कोई नई प्रॉपर्टी आप बाय करते हो, तो जब कोई नई प्रॉपर्टी आप बाय करने जाते हो, उससे अगर आपको वो प्रॉपर्टी को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना है या उसको जो एनर्जी है उसकी एनर्जी को डबल करना है, तो गाय को वहाँ पे 2-3 दिन रखा जाता है। सो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो एनर्जी वहाँ से संतुलित हो जाती है। अगर गाय वहाँ पर ठहरी नहीं, गाय ने, आप समझ में आ जाएगा कि कोई एनिमल्स होते हैं तो वहाँ पे आपको, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं हैं। अगर वो वहाँ पे रुक गई दैट मीन्स कि वो एनर्जी पॉजिटिव है, बैलेंस है। अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी होगी तो गाय के रहने से वो एनर्जी बैलेंस हो सकती है। और गाय एक ऐसा प्राणी है जो घर पे रखना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। बहुत सही कहा आपने और ये बहुत अच्छी टिप्स भी है हमारी ऑडियंस के लिए। लेकिन जब आप गाय की बात कर रहे हो
तो जो ग्राउंड फ्लोर पे है या जिनका टेनामेंट है, बंगलो है, विला है, रो हाउस है, वो लोग शायद ये मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फ्लैट में रह रहा है, जिसका 5th फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे कहीं पे भी उनका घर है, वो उनके लिए तो पॉसिबल है नहीं कि गाय को वहाँ लिया जाए। तो वो कैसे चेक करें? उनको कैसे समझ में आए कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस भूमि को एक्सेप्ट करें या ना करें? सो ये जो प्रोसीजर है वो वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनका फार्म है या जिनका बंगलो है या जिनकी फैक्ट्री है। जिनके फ्लैट्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी और पद्धति भी है वैदिक वास्तु में। और गाय का उपयोग फ्लैट वाले लोग कैसे कर सकते हैं, तो गौशाला की जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी को जब आप घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है, उस टाइम पे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको वो मिट्टी को घर के अंदर यूज़ करना है। सो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो पूरे घर में स्प्रेड हो। बाकी अगर गार्डन है, गमले हैं या आपके वहाँ प्लांट्स है, उसके अंदर भी आप वो मिट्टी का यूज़ कर सकते हो। सो गौशाला की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो उसका यूज़ करना घर के लिए हितावह है। ओके, ओके। ख़ास तौर पे वास्तुशास्त्र की जब भी बात करते हैं तो लोगों को ये भी जानना होता है, जैसे इनिशियली आपने जो दिशाएँ बताई, ज़्यादातर लोग एंट्री को समझते हैं कि ईस्ट एंट्री होनी चाहिए, वेस्ट एंट्री होनी चाहिए। उससे ज़्यादा डीपर जाए तो ईस्ट, साउथ या ऐसे कोई 2-3 ऐसे डायरेक्शन जो स्पेसिफ़िक है कि साउथ नहीं होनी चाहिए, ये सब मान के चलते हैं। लेकिन लोग ये नहीं पकड़ पाते अभी भी कि बेडरूम में कौन-सी डायरेक्शन होनी चाहिए, किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मंदिर है किस जगह पे होना चाहिए, अगर पौधे लगा रहे हो तो कहाँ पे होना चाहिए। सो ये भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझाएँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सिर्फ़ ये ईस्ट, वेस्ट या साउथ की एंट्री तक सीमित नहीं है वास्तुशास्त्र। सो चारों की चारों जो दिशा हैं वो चारों की चारों दिशा बहुत पॉजिटिव है। सो ये मिथ है कि हमेशा ईस्ट वेस्ट ही लेना चाहिए और साउथ की एंट्री अच्छी नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर मेरा मंगल अच्छा है या मेरा मंगल उच्च का है, मेरा मंगल बहुत पावरफुल है, अगर मैं कोई रियल एस्टेट का काम कर रही हूँ, लैंड का काम कर रही हूँ या मंगल रिलेटेड कुछ काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए फायर से रिलेटेड, इन द सेंस मंगल से रिलेटेड एंट्री अच्छी ही रहेगी। सो साउथ की एंट्री, यहाँ पे अहमदाबाद में एक बिल्डर है, मेरे नाम नहीं ले सकती उनका, बट उनके घर की, उनके फार्म हाउस की एंट्री साउथ है, साउथ फेसिंग है। सो ये मिथ है कि साउथ की एंट्री हमेशा प्रॉब्लम करती है। ऐसा नहीं है। पश्चिम की एंट्री भी बहुत अच्छी होती है, नॉर्थ की भी एंट्री बहुत अच्छी होती है, ईस्ट की। बट ये एंट्री डिसाइड करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि कुंडली में वो प्लैनेट उच्च का या बैलेंस या अच्छे अवस्था में है या नहीं। अगर सूर्य डैमेज होगा, सूर्य नीच का होगा, या तो सूर्य कोई नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा होगा जैसे शनि, राहु, या फिर लाइक केतु के साथ, तो फिर ईस्ट की एंट्री आपको प्रॉब्लम करेगी। सो पूर्व दिशा की एंट्री हमेशा अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वास्तु डिज़ाइन करने से पहले आपको आपकी कुंडली को देखना पड़ेगा। जिसके नाम पे घर है या जितने भी लोग घर में रह रहे हैं, उन सब की कुंडली देख के फिर उनके बेडरूम डिसाइड होते हैं। राइट। जब आप कोई भी क्लाइंट का कंसल्टेंट करते हो तो क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, एस्ट्रो भी हो, टैरो भी देखते हो, तो क्या आप वास्तु के साथ न्यूमरोलॉजी को भी मिक्स करते हो? क्योंकि नंबर्स का भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं 4 या 8 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, 1 या 6 है तो आँख बंद करके लेना चाहिए। तो उसके साथ उसकी एंट्री और वो नंबर, क्या उसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा लाभ दे सकता है? सो जब वास्तु डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले कुंडली देखी जाती है, उसके बाद डेफिनेटली वहाँ की एनर्जी, वहाँ की लैंड एनर्जी को देखा जाता है, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है जब आप वो लैंड को देखने जाते हैं। और यस, नंबर को भी देखा जाता है। 6 नंबर हर पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली जिनकी बर्थडे 3 होती है या जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 होता है, उनके लिए 6 नंबर पॉजिटिव नहीं होता। बिकॉज वो शुक्र का नंबर है, 3 नंबर गुरु का नंबर है। गुरु और शुक्र दोनों एक देवताओं के गुरु है, एक दानवों के गुरु है। बट येस, कार्मिक नंबर अगर 6 ना हो तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आता। ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं। सो नंबर को देखा जाता है 4 एंड 8, बिकॉज राहु, एंड 7 ऑल्सो केतु एंड शनि। तो मैं पर्सनली, ये मेरा खुद का मंतव्य है, शायद सब लोगों का अलग कहना होगा इसके ऊपर। बट अगर मैं मेरे क्लाइंट के वास्तु डिज़ाइन करती हूँ और नंबर्स को बैलेंस करती हूँ, तो अगर मैं कोई प्लॉट देखने गई या मैं कोई प्रीमाइसेस को देखने गई, सो आई बेटर अवॉइड 4, 7 एंड 8। अगर कोई घर का नंबर, प्रॉपर्टी का नंबर 4, 7 या 8 होता है तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ।
ओके, ओके। यानी कि तीनों चीज़ का आप मिश्रण करते हो। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिन्होंने जिनके नाम पे घर लिया, उनकी कुंडली, उसके बाद नंबर और उसके बाद वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप नहीं, फर्स्ट कुंडली, उसके बाद लैंड की एनर्जी आसपास क्या है, नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर है या नहीं, एंट्री कौन सी है, रसोई घर कहाँ पे है, बाथरूम कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद नंबर्स नंबर्स लास्ट में आते हैं। बट तीनों चीज़ों को बैलेंस करके घर को लिया जाए तो वो घर ज़्यादा, पॉजिटिव रिजल्ट यस, देता है। ऑस्पिशियस होता है। यस, यस, यस। खास तौर पे इंटीरियर आज तो पता है कि एक ट्रेंड है कि जब भी कोई घर लेता है तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी इंटीरियर को प्राधान्य देता है। तो उस पे क्या चीज़ का ध्यान रखा जाए? सो इंटीरियर के अंदर ये चीज़ का ध्यान रखना है, आजकल जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है उसमें ये है कि कटे हुए कोई शो पीस या तो फिर आर्ट आर्ट वाले जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आँख नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, सर आधा या समथिंग लाइक दैट, ये वेरी बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रेंडिंग है। यस। सो जैसे ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ शॉपिंग में जाना पड़ता है टू डिसाइड कौन सा कारपेट, कौन से कलर का बेडशीट या कौन से कलर का आपका लाइक बेड बैग होगा, या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें जो घर में बहुत ही ज़्यादा बड़े से पोर्शन में है, इन द सेंस कर्टन हो गए, फिर आपके सोफ़ा हो गए, या तो फिर कोई भी पेंटिंग्स हो गए, तो वो सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। सो रिसेंटली जो 4-5 साल से देखा है, मैंने ये देखा है कि पहले के ज़माने में हाथी घोड़ा रखते थे, बट अब ये है कि हाथ कटा हुआ, नाक कटा हुआ, या तो हाफ बॉडी हाफ फेस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्थ इशू क्रिएट करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई बुक में नहीं लिखा है इसको। सो मैं ये एडवाइस करूँगी कि चीज़ें कम रखें घर में, और रखें तो कुछ ना कुछ उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप स्वस्तिक रख सकते हैं, आप मोर पंख रख सकते हैं, आप गाय की प्रतिमा को रख सकते हैं, बट यस उसके जोन होते हैं, उसकी दिशाएं होती है। बट ऐसी चीज़ें ना रखें जैसे लाइक कोई किसी के घर में बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स होती है, तो जैसे शेर हो गया या लाइक ऐसी चीज़ें, वो चीज़ें हम लोग एडवाइस नहीं करते रखना। तो इंटीरियर जब आता है तो कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन से दिशा में वो मटेरियल को यूज़ करना है, कौन से कलर के आपके पर्दे होंगे, आपके डस्टबिन कहाँ पे होंगे, आपका एसी कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और साथ साथ में साउथ वेस्ट में ही बेडरूम होना, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अगर राहु अच्छा नहीं है और राहु नीच का है, राहु बुरी तरीके से ख़राब होके बैठा है, तो फिर वो साउथ वेस्ट का बेडरूम प्रॉब्लम करेगा। ओके, ओके। तो यानी कि जो चीज़ समझी जाती है कि राहु केतु यहाँ शुभ है, यहाँ नहीं है, अगर 4 या 8 नंबर है, अगर साउथ एंट्री है तो गलत ही है, या ईस्ट है तो बेस्ट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, एक मेथड है, और सब कंबाइन करके देखना पड़ता है कि किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यस। कुछ लोग आजकल एक ट्रेंड है कि जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक कटी हुई मूर्ति या ऐसा हाफ बॉडी, एक ऐसा शेप है जहाँ एक आँख है, पूरा ड्रॉ किया हुआ है। आई डोंट नो क्यों लोगों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि हेल्थ इश्यू क्रिएट करती है। उसके साथ ही एक और चीज़ है जहाँ लोग 7 घोड़े की तस्वीर लगाते हैं। बड़े रूम में, लिविंग रूम में आपने देखा है। ऐसा कहते हैं कि उससे प्रगति होती ही होती है। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें जुड़ चुकी है वास्तु और एस्ट्रो के साथ, जिससे लोग नहीं समझ पाते कि इसके पीछे क्या साइंस है या लॉजिकल है भी या नहीं है। सो घोड़े की तस्वीर लगाना लाइक अच्छा है या नहीं, यस लगा सकते हो, बट अभी तो बहुत कॉमन हो गया बिकॉज ये रील्स जो चल रही है, रील्स का जो ज़माना है। मैं थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जाऊंगी कि घोड़े की तस्वीर को लगाना अच्छा है या नहीं है, कहाँ पे लगाना है, एक अलग टॉपिक हो गया। बट ये जो अभी ट्रेंडिंग रील्स चल रही है, किसी ने बोला घोड़े की तस्वीर लगा दो, किसी ने बोला कि यहाँ पे एक बल्ब लगा दो। अरे एक छोटा सा बल्ब लगा के आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता ही नहीं है कि आपका जैसे लाइक पूरा साउथ का जोन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं भी है, बट अगर आपका मंगल अच्छा है, आपका शुक्र अच्छा है, तो वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा। आप उसको समझ रहे हो कि नहीं नहीं मैं चाहता हूँ मेरे घर में पैसे ज़्यादा है तो मैं एक छोटा सा बल्ब लगा देता हूँ। ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो आप जब भी इंस्टा पे या कोई भी चीज़ को वायरल देखते हैं तो सोचे समझे बिना उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ है वास्तु में हमने देखा है, एक लोगों की टेंडेंसी होती है कि घर पूरा भर जाए, एकदम टाइट, एकदम पैक हो जाए, हर जगह पे कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ डिज़ाइन, ऐसे शो पीस लगा दिया जाए। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हवा उजास हो, नीट एंड क्लीन हो, वाइट कलर हो, एस्थेटिक एक डिसेंट लुक हो। आप किसको प्राधान्य ज़्यादा देंगे?
बिकॉज एनर्जी है, एनर्जी को फ्लो करने के लिए जगह चाहिए। जब आप चीज़ों को भर देते हो तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर मर्मा स्थान है, कोई हैवी चीज़ें हैं, या तो फिर वो चीज़ जो जोन है, जो दिशा है वो लाइट है, जैसे नॉर्थ का हो गया या तो फिर ईस्ट का हो गया, वहाँ पे जितना हो सके उतनी चीज़ों को लाइट रखना है। अब वहाँ पे चीज़ों को भर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एंटी एलिमेंट्स कौन से हैं, आप वैसी चीज़ें वहाँ पे रख रहे हो तो वो प्रॉब्लम करेगी। तो मैं ये एडवाइस करूँगी घर जितना खाली हो, सिंपल हो, वो ज़्यादा अच्छा है। और घोड़े की बात कर रहे थे तो यस, अगर फायर एलिमेंट्स में रखना है, इन द सेंस साउथ के जोन में रखना है, तो रेड कलर के हॉर्स, उसके साथ साथ लेकिन आप अगर साउथ में रख रहे हो तो पानी या वाटर एलिमेंट या तो ब्लू या वैसे कलर को नहीं रख सकते, वाइट कलर्स को। अगर आप नॉर्थ में रख रहे हो तो वाइट कलर के घोड़े या तो फिर पानी में दौड़ते हुए घोड़े। अगर ईस्ट में रख रहे हो तो जैसे गार्डन है या कोई ग्रीनरी है, वहाँ पे ब्राउन कलर के घोड़े। तो कौन सी दिशा में कौन से एलिमेंट के साथ पिक्चर रखनी, वो बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई रील में देखा घोड़े की तस्वीर बहुत अच्छी है, पैसा आएगा तो आप रख लो, ऐसा नहीं होता है। कलर कॉम्बिनेशन, एलिमेंट, आपका जोन और दिशा का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रैंडमली रील को देख के कभी भी आपको कोई चीज़ों को डिसाइड नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें फॉलो करो ना, कि रील में ये बताया कि आपके बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाय को घास खिलाओ। हाँ, सात्विक है, पॉजिटिव है। सो गाय को घास खिलाने से कभी भी आपका कोई भी प्लानेट ख़राब नहीं होगा। किसी ने बोला कुत्तों को खाना खिलाओ, तो ठीक है, कुत्तों को खाना खिलाओ, अच्छा कर्म ही कर रहे हो, उससे कुछ ख़राब नहीं होगा। किसी ने बोला कि साउथ ईस्ट में दिया कर दो, छोटा सा दिया कर दिया, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। किसी ने बोला स्वस्तिक कर दो, स्वस्तिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, बाथरूम में नहीं कर सकते आप। ऐसी चीज़ों को फॉलो करिए जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, फ़ायदा भले ना हो, पर नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बताया आपने। और साथ में मैंने ये भी देखा है कि जब वास्तुशास्त्र की बात होती है तो एक लोगों को हमेशा एक अच्छी एनर्जी चाहिए, तो पेड़ पौधे को लेके भी बहुत सारी मान्यता है। कुछ लोग ऐसे रखते हैं कि किचन में रख लेते हैं, कुछ लोग गैलरी में रखते हैं, कोई बालकनी में रखता है, कोई एंट्रेंस पे रखता है। तो क्या वहाँ पे भी कोई थीम लागू होती है कि कहाँ रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, कौन से लगाने चाहिए और दिशा कौन सी होनी चाहिए? जिगर, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, शायद एक पूरा पॉडकास्ट इसके ऊपर चला जाएगा। बट येस, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो साउथ वेस्ट में एंड वेस्ट में नहीं लगाने चाहिए। ओके। ये दोनों दिशाएं हैं, वहाँ पे प्लांटेशन, ग्रीनरी रखना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका बहुत बड़ा बंगलो है या बहुत बड़ा प्लॉट है तो आपके घर से जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वहाँ से गुनी दूरी पे, इन द सेंस दुगनी दूरी पे बड़े प्लांट्स होने चाहिए। जो बड़े पेड़ होते हैं उसको हमेशा पूर्व में लगाना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वो ग्रोथ की दिशा है, वहाँ पे पेड़ बड़े होंगे तो चलेगा। शमी का वृक्ष कभी नहीं लगाना चाहिए। बोला जाता है कि शमी के वृक्ष में भूत प्रेत होते हैं। ये लेकिन गुरुओं से सीखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। वैसे प्लांट्स नहीं लगाएं। हाँ, जो जिससे दवाइयाँ बनती है, जैसे तुलसी हो गई, अड़ूसी के पत्ते हो गए, या नीम हो गया मीठा वाला, वैसे चीज़ें कर सकते हो। बट अभी एलोवेरा बहुत चला है, बट उसमें कांटे होते हैं तो वो नहीं रखना चाहिए। जो नॉर्मल फूल होते हैं या कोई मेडिसिन जिसमें से बनती है, वो आप नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ के जोन में रख सकते हैं। बड़े पेड़ होते हैं उसको आप ईस्ट में रखिए। एंड कोई भी पेड़ को अगर काटना है या हटा देना है तो उसकी भी एक वैदिक वास्तु के हिसाब से एक पूरी प्रोसीजर होती है। आपको समझ में नहीं आया, आपके घर में बीच में आ रहा है, आपने काट दिया, उससे भी आपको वास्तु दोष लगता है, तो कोई भी पेड़ को काटने से पहले सोचें। पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अगर पीपल का पेड़ है तो उसके आसपास आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अब टेक्निकली ये है कि कंस्ट्रक्शन होने से उसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगी एंड उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। सो पीपल के पेड़ को अगर आप ऑब्वियसली काट तो नहीं सकते हैं, बिकॉज विष्णु का अवतार माना जाता है, तो उसमें उनका वास होता है, तो पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। बट आप वहाँ पे उसका एक पूरा कंस्ट्रक्शन करवा के उसको आप अच्छे से बैठने के लिए कोई वो ताकि एरिया उसे बना एक सकते दिशा हैं। मिल जाए। हाँ, वो जो नीचे की जड़ें हैं वो स्प्रेड ना हो और वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए। करेक्ट, करेक्ट। उन लोगों की अगर बात की जाए मोनाली मैम की, जिन्होंने सालों पहले घर लिया है, 20-25 या 30-40 साल पहले, और जहाँ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है कि जहाँ कोई बड़े चेंजेस नहीं हो सकते, जैसे 10-12 माला की बिल्डिंग है, 90s में बनी हुई है, उन लोगों के लिए घर के अंदर वो तोड़-फोड़ करना या पूरा चेंज कर देना पॉसिबल नहीं है, और डायरेक्शन के हिसाब से चीज़ें सही नहीं हो,
तो क्या रास्ता उन लोगों के लिए हो सकता है जो अभी नया घर भी नहीं ले पा रहे हैं या फिर वो चेंज भी नहीं कर पाते, तो एनर्जी को कैसे मेंटेन करना चाहिए? सो जैसे सर्टन तिथि होती है, तिथि इन द सेंस चतुर्दशी हो गई, नवमी हो गई, चतुर्थी हो गई, मंगलवार, शनिवार, रविवार हो गया। ये तीनों दिन नेगेटिव चीज़ों को बैलेंस करने के लिए होते हैं। सो अगर कोई आपके घर पे वास्तु एक्सपर्ट आता है और अगर वो मंगलवार, शनिवार और रविवार को कोई वास्तु रेमेडी करता है बैलेंस करने की, तो वो कौन सी पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, वो बहुत मैटर करती है। अगर वो मंगलवार के दिन कुछ पॉजिटिव बैलेंसिंग करेगा तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देगी। अगर वो नेगेटिव करता है, जैसे बाथरूम की कोई चीज़ें बैलेंस करनी है, तो आप ये 3 तिथि और 3 दिन पे कर सकते हो। बाकी वास्तु का जो लाइक बेसिक फंडा ये है कि अगर सर्टन चीज़ें जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे बाथरूम है, तो उसको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, उसमें कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। बट और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे लाइक अगर आपको लगता है कि आपने कोई आर्ट इफ़ेक्ट्स नॉर्थ में रख दिए जो फायर रिलेटेड है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। वैदिक वास्तु में बहुत विधि विधान से चीज़ें होती है, तो सर्टन विधि को फॉलो करके आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। अगर जो हेल्थ इश्यू है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि वहाँ के देवता को बैलेंस करना, उनको खुश करना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो लोगों को पता नहीं है। सो जैसे अगर पैसों का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यू है, तो नॉर्थ जो कुबेर का स्थान है, वहाँ पे आंवला रखने से आपके नॉर्थ को आप बैलेंस कर सकते हो। तो आपको कोई कंस्ट्रक्शन चीज़ों को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है, आंवला इतना महंगा नहीं आता, और उसकी सर्टन विधि होती है और उसकी प्रोसीजर होती है जिसको आप वहाँ पे रख के। सो हर एक देवता की एक मनपसंद चीज़ होती है, या तो कोई इत्र हो गया, या कोई दाल हो गई, या कोई अनाज हो गया, या जैसे आंवला मैंने बोला, कोई कोई देवता को हल्दी पसंद है। तो आप उसकी विधि सर जो वैदिक वास्तु है, उस चीज़ों को फॉलो करके आप अपने दिशा को, आपके देवता को, या तो जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। उसके सिंबल्स होते हैं, तो आपने उसको वो बना दिया, वो सिंबल को वहाँ पे बना दिया, वो देवता है उनको दिया करके चीज़ों को उनको अर्पित कर दिया, तो वो देवता बैलेंस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और आप उस चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो भारी होती है, जो आपने ब्रह्म स्थान पे रखी होती है, मर्मा स्थान पे रखी होती है, आप उसको हटा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। कभी आप बहुत बॉडी रिपोर्ट्स करवाते हैं, आप जब जाते हैं, आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो आपको समझ में नहीं आता, डॉक्टर बोलता है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट वो पेन वहाँ से नहीं जा रहा है। दैट मीन्स कि वो मर्मा स्थान पे वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ होगी, कोई भारी चीज़ होगी, वहाँ पे पिलर होगा, बाथरूम होगा, तो आप जब रिपोर्ट कराओगे तो उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। बट बिकॉज ऑफ मर्मा स्थान के ऊपर वो ऐसी चीज़ों का रहना जो आपको हेल्थ इशू क्रिएट करता है। बहुत अच्छी चीज़ बोली। मेरे एक स्कूल फ्रेंड है, मुझे वही केस याद आ गया। उनकी केतु की महादशा चल रही है अभी, और इतनी सारी चैलेंजेस वो फेस कर रहा है लाइफ में, खास तौर पे हेल्थ को लेके। उसे लग रहा है कि कुछ बॉडी में अजूगता कुछ ऐसा हो रहा है, ब्रीदिंग इशू या कुछ ऐसी चीज़ है जो वो फेस नहीं कर पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे रिपोर्ट करवाए, सब नॉर्मल आया। तो लोगों ने ये भी बताया कि साइकोलॉजिकल तुझे डर लग गया है कोई चीज़ का, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे फील हो रहा है, बहुत ही खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। कीतु की महादशा मुझे पता है, बाकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि चीज़ें, एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी होती है जो हमें अफेक्ट करती है, हमें बस पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यस। बहुत अच्छी चीज़ें मोनाली मैम की कि वास्तुशास्त्र, टैरो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ताकि चीज़ें जो जुड़ी हुई है, मेरे आपके दिमाग में जो सारे सवाल हैं उनसे पूछ हम इसलिए सकते हैं क्योंकि चारों का नॉलेज है। आपने 2 सवाल के पहले बताया कि राहु अगर नीच का हो या गलत राशि में बैठा हो तो अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादातर लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से जाते हैं या नहीं जाते, उन सब लोगों को जो डर लगता है, सबसे पहले राहु, फिर केतु और फिर शनि। बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी को पूछ लो वो डरे हुए थे। तो राहु आपने नीच का बोला, राहु बाय डिफ़ॉल्ट वक्री होता है। नीच का और किस राशि में माना जाए तो समझ में आए कि घर में नहीं, ये टेंशन वाली चीज़ है। हमेशा राहु नीच का हो जाता है, राइट? और राहु नीच का होगा तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
जैसे आपके पैर हो गए कटे हुए होना, गंदे होना ये हैं। जैसे मैंने देखा है कि जो मेल होते हैं वो जब शूज़ पहनते हैं, बहुत सारे बॉयज़ या बहुत सारे मेल वो शूज़ को पूरा पहनते नहीं, कंप्लीट नहीं कर सकते, पीछे से ऐसे ही आधा छोड़ देते हैं तो पैर उसका उसके ऊपर दबा हुआ होता है। सो आप अपने शूज़ को कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं, आप कैसे पहनते हैं, उसको कैसे कैरी करते हैं, आपके शूज़ जल्दी फट जाते हैं नहीं जाते हैं, ये छोटे छोटे सिम्टम्स से आपको ये पता चलेगा आपका बाथरूम कितना साफ़ है, आप अपने आप को कितना नीट एंड क्लीन रखते हो, आपको गंदी चीज़ें पसंद है, आपको कोई एडिक्शन है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी राहु के साथ जुड़ी हुई है। अच्छे राहु का होना वो ये दिखाएगा अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, या तो फिर आपका लाइफ में कोई एडिक्शन नहीं है, आपकी लाइफ बहुत सिस्टमेटिक चल रही है, तो दैट मीन्स कि आपका राहु अच्छा है। आपका लाइफ कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर है, या आपको कहीं ना कहीं कोई एडिक्शन है, या आपके पैर या आपकी सर्टन बॉडी पार्ट्स में गंदी चीज़ों का इकट्ठा होना, वो राहु का खराब माना जाता है। यस। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई मनोली मैम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आज जानने को मिली है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के बारे में देखा जाए समझा जाए तो जितनी चीज़ें समझे अगर हम समझते हैं वो कम पड़ती है, लेकिन घर के हिसाब से अगर देखा जाए आपका घर का नंबर क्या है, कौन से डायरेक्शन है, वहाँ उस घर की साइज़ के हिसाब से क्या चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए। एक और चीज़ बड़ी अच्छी बताई आपने कि लोगों को जो लगता है कि हर चीज़ हर जगह पे लगा दो तो बेस्ट हो जाएगा घर, नहीं, नीट एंड क्लीन एनर्जी की आपने बताई बात। तो बहुत ऐसे कम घर होते जहाँ पे हवा उजास, जो पहले के घर है वहाँ हवा उजास बहुत रहती थी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़ी बड़ी बालकनियाँ। आज जितने भी नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहाँ बालकनी और गैलरी की जो जगह है वो काफ़ी कम हो चुकी है। इनफैक्ट ये विंडो में भी यही इश्यू है, फुल साइज़ विंडो बहुत कम मिलती है। उनको कैसे वो हवा उजास या एनर्जी को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि लोगों की इच्छा तो होती है लेकिन अब नहीं रहे ऐसे घर, तो वो कैसे मैनेज करें। सी एयर सर्कुलेशन का अच्छा होना बहुत एक बड़ी चीज़ है, इन द सेंस अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे बीमारी, बहुत सारे डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा। अब कोई बोलता है कि सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर वाले को प्रॉब्लम ज़्यादा है, बट जो 10th फ्लोर, 15 फ्लोर, 20th या 23rd, अब तो बहुत बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं, स्पेशली बॉम्बे में तो बहुत ही बड़े हाई राइज बिल्डिंग है, उन लोगों को ये दिक्कत नहीं आती है, राइट। सो जितना आप ऊपर जाते हो, जितना आप स्काई एलिमेंट से नज़दीक जाते हो, वहाँ पे वास्तु दोष कम लगता है। इसीलिए जितना आप ऊपर जाओगे उसके प्राइजेस स्पेशली बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होंगे। सो वास्तु दोष वहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक ये बताती हूँ। अगर मेरा फ्लैट 16 फ्लोर पे या 15 फ्लोर पे है, तो मेरे फ्लोर के बाद ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, ठीक है। सो जो बाथरूम का जंक्शन होगा जहाँ से गंद नीचे जाती होगी, वो नीचे जितने फ्लोर्स वाले होंगे उनके वहाँ से पास होके जाती होगी। तो आप सिंपल लॉजिक ये समझो, जो फर्स्ट फ्लोर वाला होगा या सेकंड फ्लोर वाला होगा, उसको कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी को, भले चाहे वो घर के बाहर की साइड ही क्यों ना हो। यस एग्जैक्टली। तो इसीलिए जितना ऊपर घर, जितना हाई राइज आपका अपार्टमेंट या आपका जो फ्लोर है, आपका घर है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी कम आती है। आप आकाश तत्व से ज़्यादा जुड़े हुए होते हो तो धीरे धीरे वास्तु दोष कम होने लगते हैं। वाओ। यस। सो जिन लोगों को नया फ्लैट लेना है वो यस हाई राइज में डेफिनेटली जा सकते हैं, और जितना ऊपर जाएंगे उसकी पॉजिटिव एनर्जी उनके घर को ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी। बहुत अच्छी चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, क्योंकि आकाश तत्व से जुड़ने यानी जितने ऊपर जाने, ये भी चीज़ कई लोगों को नहीं पता होगा। ये एनर्जी का काफ़ी अच्छा बताया कि आप जितने नीचे होगे वो उतना प्रेशर कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। तो नंबर की अगर बात कर ले तो फॉरेन में ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि 12th फ्लोर है, उसके बाद सीधा 14 दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है सिस्टम। 13 फ्लोर पे बहुत सारे लोग रहते भी है, तो 13 नंबर जब आता है तो लोगों के दिमाग में एक बार ख्याल तो आ ही जाता है, क्या हमने गलत स्टेप ले लिया। तो फ्लोर से भी वो कनेक्शन रहता है या सिर्फ घर से ही पकड़ सकते सो न्यूमरोलॉजी में सर्टेन नंबर्स कार्मिक नंबर माने जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक 13 नंबर है। हैं? ओके। सो कहीं ना कहीं कुछ जब भी आपकी 13 बर्थडे होती है, आपका 13 फ्लोर होता है, 13 हाउस नंबर होता है, 13 आपकी ऑफिस होती है, कार नंबर होता है। सो आप कभी जब 13 नंबर से जुड़ जाते हो तो वो कार्मिक नंबर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ में इशू हुए होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी, तब जाके आपको ये लाइफ में ये नंबर मिलता है। सो सर्टन नंबर्स आर कार्मिक नंबर, जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं, या तो फिर वो नंबर को लेके जो चीज़ें जुड़ी हुई है वो चीज़ों को फॉलो करना। जैसे 14 नंबर है, सो मैं हमेशा जिनका भी बर्थ डेट
14 है उन लोगों को कम बोलने के लिए एडवाइस करती हूँ, बिकॉज मर्क्यूरी है। सो आपकी बोली और आपकी ज़ुबान ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो जिन लोगों की बर्थडे 14 को है उन लोगों को स्पेशली कम बोलना चाहिए, एंड हो सके तो बुधवार के दिन उनको मौन लेना चाहिए एटलीस्ट 1 आवर के लिए। ओके ओके, लेकिन 13th फ्लोर है तो वो भी क्या कनेक्ट करता है क्या? 13 फ्लोर नेगेटिव बिकॉज इट्स अ राहु का नंबर। तो कोई कोई कंट्री में जैसे लाइक आप बहुत कंट्रीज़ में देखोगे कि नंबर को अवॉइड किया जी जाता जी है। जी। सो वो कंट्री अवॉइड करती है चीज़ों को। अब मुझे थोड़ा सा छोटा सा रैपिड राउंड आपके साथ खेलना है, अरे वाह। और मैं चाहता हूँ कि फटाफट आप उसका आंसर ऑडियंस को दो, क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपको लेके भी होगी, क्योंकि इतनी सारी टिप्स, इतने सारे जोन पे आप काम करते हो। तो आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले। कॉफ़ी विद करण। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं डिनर विद जिगर बोलूँगा, हालांकि डिनर है नहीं, लंच का टाइम है। ओके। ओके, सबसे ज़्यादा आप प्यार किसे करते हैं? बहुत पहले से सेल्फ। बता दो, एक भी आंसर मैं डिप्लोमेटिक नहीं हैंडल नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ही क्लियर और जो भी होगा सही बताऊंगी। ये थोड़ा सा सबको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप को करती हूँ। बट यस, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बीइंग अ मदर मैं अपने बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है? बट नेचुरल मुझे कौन प्यार करता है, मुझे इतने सालों में जो महसूस हुआ है कि मुझे बहुत अनकंडीशनली जो प्यार करता है वो पर्सन मेरी माँ है। सो मैं अपने बेटे को और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती तो है। आपने पूरी एक सीढ़ी बनाई हुई है, माँ बेटा बेटे ही बेटा। चलिए, बढ़िया है। Yes. आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको जो लगी है कि ये चीज़ मेरे साथ, मैं पूरी दुनिया के साथ लड़ सकती हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, So, ऐसी कोई चीज़? जिगर मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है, हर चीज़ में मुझे स्टोरी को यूज़ करना बहुत पसंद है। तो जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैंने कभी लाइफ में गिव अप नहीं किया है। सो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं थे, या तो फिर ऐसे भी दिन देखे हैं जो बचपन में, मैं बोल रही हूँ मैं 3rd स्टैंडर्ड में होंगी। सो मेरे पापा मेरी मम्मी को लेके फ़्लाइट में उस टाइम पे मेरे जो कपड़े होते थे वो शीतल बेंजर से आते थे। इन द सेंस स्कूल में फ्री ड्रेस होता था, और मुझे पता है कि मैंने कितने सालों तक कपड़े रिपीट नहीं किए। अगर मैं अपने पापा को बोलती मुझे एक जीन्स चाहिए तो मेरे पापा हमेशा 6 लेके आते, एक मांगा है तो ज़्यादा। और ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ पे मुझे लोगों के पहने हुए कपड़े पहनने पड़े थे बिकॉज पैसे नहीं थे। सो बहुत सालों मैंने ऐसे भी दिन बिताए जहाँ पे आई वाज लाइक अ प्रिंसेस, और ऐसे भी दिन बिताए जहाँ पे मेरी स्कूल बैग फटी हुई होती थी, मेरे जूते फटे हुए होते थे, मैं उसको छुपा छुपा के जाती थी बिकॉज मेरा जो सर्कल था ना उसमें सबसे कम पैसे हम लोगों के पास थे। और ये कब की बात है? ये मेरे बचपन की, जब मेरे स्कूल डेज थे, लाइक 7 6 आई थिंक 4th 5th स्टैंडर्ड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यस। और कभी मैं किसी को घर पे नहीं बुलाती थी क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा था, रेंटेड प्रॉपर्टी थी। तो जब लोग क्लोज होने लगे, जब लोग घर आने लगे, और मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि बेटा अगर ऐसे हर चीज़ को लेके अगर तू डरती रहेगी, तेरे को शर्म आती रहेगी, तो तू कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। एक्सेप्ट कर ले उस चीज़ों को, यही रियलिटी है। तो मैंने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया और लोगों को घर पे बुलाने लगी। तो लोग मानने को रेडी नहीं थे, उनको लगता था मैं बहुत बिगड़े हुए बाप की बेटी हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाली होंगी, या वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसी भी सिचुएशन होगी। सो आई हैव सीन सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन इन द लाइफ, एंड आई थिंक वो मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैंने कभी भी कोई सिचुएशन में गिव अप नहीं किया। जो रेंटेड प्रॉपर्टी थी वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि पूरा घर खाली था। जो लैंडलॉर्ड था उसने एक छोटा सा पोस्टर लगा के रखा था जिसमें लंदन ब्रिज का पोस्टर था, और मैं वहाँ पे नीचे सो जाती थी और हर रोज़ उसको देखती थी और सोचती मैं यहाँ पे कब जाऊँगी। रात को मम्मी को बोलती थी मम्मी मैं एक दिन यहाँ पे जाके आपको फ़ोटो भेजूँगी। मेरी मम्मी बोलती थी खाने के पैसे नहीं है और इसको लंदन जाना है, सो जा बेटा। बट एवरी डे आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फर्म विथ माई मैनिफेस्टेशन। मेरे अफर्मेशंस थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जबकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि अफर्मेशंस पॉजिटिवली बोलने चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। एंड आई यूज़ टू से दैट नहीं, मैं यहाँ पे जाके डेफिनेटली पिक्चर भेजूँगी। लाइफ ऐसी चेंज हुई। मैंने यंग एज में, मैंने आपको लास्ट अपना जब इंटरव्यू हुआ था तब बताया था कि मैं जॉब करती थी जब मैं कॉलेज में थी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, पैसे इकट्ठे किए, लंदन के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। और जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया उस टाइम पे लंदन में ट्यूब स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
सो मेरा इंटरव्यू कॉल आया था और उस टाइम पे सबके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे एंड आई थिंक 2-3 जने ही थे जिनको वीज़ा मिले थे, नहीं उसमें से आई वॉज वन ऑफ देम। फिर लंदन गई, लंदन ब्रिज पे जाके मम्मी को फ़ोटो भेजा और मेरी मम्मी बहुत रोई थी कि ये बहुत, जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने ये मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया था ओके। और मैं कॉलेज कंप्लीट करके लंदन गई। तो जो 9th स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज की जर्नी है उसमें मैंने एक भी बार नेगेटिव नहीं सोचा कि मैं लंदन नहीं जा सकती, वाओ, जबकि खाना नहीं था, पैसे नहीं थे सुपर्ब। एंड सिचुएशन ऐसी थी वहाँ पे लंदन जाना तो बहुत दूर की बात थी। सो दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। वाह, डिफीट इज टेम्पररी बट गिव अप मेक्स इट परमानेंट। तो गिव अप नहीं करना, ये डिफीट को डिफीट करने वाली बात हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने। बताया स्टोरीज में आपको बहुत रस है, ये वैसे भी स्टोरीज बहुत रखते हैं। आप इनका व्हाट्सअप चेक कर लीजिए, इंस्टा चेक कर लीजिए, फेसबुक चेक कर लीजिए। आपसे ये जानना चाहूँगा कि डर कौन सा आपका सबसे बड़ा है जीवन में? होता है ना कि किसी को गंवाना, कुछ हो जाना, किसी को हेल्थ को रिलेटेड, किसी को रिलेशन को रिलेटेड, किसी को फाइनेंस को रिलेटेड, कोई ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है कि वो चीज़ से इंसान नहीं छूट सकता, चाहे मोह हो, माया हो, कुछ भी हो। कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि आपकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट ये है? सो अगेन वन मोर स्टोरी। ऋषिकेश गई थी लास्ट ईयर एंड यस, मुझे भी बहुत डर, बहुत ही डाउट्स रहते थे लाइफ में। मैं भी बहुत चीज़ों को लेके डर जाती थी, इनसिक्योर होती थी। बट जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति, जो कोई स्पिरिचुअल इतना हाई नहीं था, मुझे नहीं पता वो था या नहीं, तो हम लोग कहीं जा रहे थे, गंगा घाट से वापस आ रहे थे और कहीं पे जाना था मुझे, और मुझे एकदम से डर लग गया बिकॉज वो जगह ऐसी थी, रात का आई थिंक 9-9:30 का टाइम होगा। मैंने उनको बोला भाई साहब मुझे प्लीज़ आप वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे बिकॉज ये जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे डर लगता है। उन्होंने मुझे बहुत एक सिंपल और बहुत ही टची आंसर दिया। बोले आप किसको फॉलो करते हैं? मैंने बोला फॉलो इन द सेंस? बोले आप किसको मानते हैं? मैंने बोला मैं शिव को मानती हूँ। तो मुझे उन्होंने बोला कि अगर आप शिव को मानते हैं तो दिल में एक ही जना रह सकता है, या भय या शिव। सो आप शिव को रखना चाहते हैं, भय को रखना चाहते हैं? मैंने बोला शिव को रखना चाहती हूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ बचपन से। बोले आप अकेले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। एंड आई वॉज, उस मोमेंट से लेके अभी तक टच वुड मैंने कोई भी चीज़ को लेके भय नहीं रखा है। अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पता है जो होगा अच्छा होगा, वो मेरे साथ है मेरी हर सिचुएशन में, वो सही हो या गलत हो, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। तो अब मुझे कोई डर नहीं है, जो होगा वो उसके भरोसे है, ही इज़ देयर फॉर क्या पता शिव ही वो बन के आए होंगे और आपको शायद ये मैसेज दिया होगा, मी। ये भी हो यस, सकता है। अग्री। आपने बीच में, वैसे तो रैपिड फायर है लेकिन क्योंकि आपके आंसर इतने इंटरेस्टिंग है, आज आपने मुझे हरा दिया। पहली बार मैं किसी के साथ इतना स्लो रैपिड फायर कर खेल रहा हूँ। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, लंदन ब्रिज का आपने एग्जाम्पल दिया, आपकी खुद की स्टोरी बताई। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। कुछ लोगों को लगता है कि पूरी कायनात जुड़ जाती है, जो डायलॉग शाहरुख खान का फेमस है। कुछ लोगों को लगता है ये मिथ है। मैनिफेस्टेशन को लेके, वाइब्रेशन को लेके, यूनिवर्स को मैसेज देने को लेके क्या मानना है, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? यूनिवर्सल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है। सो एक छोटी सी एडवाइस दूंगी, प्लीज़ अपने बोलने पे ध्यान दे। ओके। गुस्से में या फिर मस्ती में, मजाक में, किसी के बारे में या खुद के बारे में, कोई कोई लोग होते हैं जो खुद की मजाक करते रहते हैं, तो वो ना करें बिकॉज भगवान कभी भी तथास्तु बोलते। यूनिवर्सल एनर्जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे, तो बोलने में डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग मौन ज़्यादा रखते थे कि मुंह से हाँ। कुछ चीज़ें निकल ना जाए। सो यस, कम बोलें एंड ये सारी एनर्जी वर्क करती है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना अच्छा बोलें। इनकी और एक बात सही हो रही है, वीरेंद्र सहवाग ने काफ़ी साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें पाकिस्तान में सौरव गांगुली वॉज कन्विंस हिम टू बी इन द ओपनिंग एज अ ओपनर बैट्समैन। तो सौरव गांगुली बहुत कह रहा था, वीरेंद्र सहवाग कुछ रीज़न से ना बोल रहे थे कि दादा आप लोग हो, सचिन भाई हो, मैं कैसे ओपनिंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपका खौफ इतना खतरनाक है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो वो मजाक करता रहता था वीरेंद्र सहवाग, मैं जाऊँगा, शोएब अख्तर जैसे बॉलर है, पहले बॉल पे आउट कर देंगे मुझे। तो बहुत कन्विंस किया, फिर मान मान कन्विंस हुए सहवाग, और उसके बाद वाकई ऐसा हुआ, वो पहले बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए, जो कि वो नहीं होता कभी। तो तब से वो खुद मानने लगे कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो बोल रहे हो वही चीज़ें सामने आ रही है। यस। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, ये आपका वीक पॉइंट था बेसिकली जो आपने बताया। इन सब के बीच में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने इतने सारे लोगों को मार्गदर्शन दिया है, गाइडेंस दिया है, बहुत सारे की ज़िंदगी आपने बदल दी है। आपका गुरु कौन है, आपकी प्रेरणा कौन है?
कहाँ आपको लग रहा है कि इनका दर्शन मेरे लिए सब कुछ है? ऐसे बहुत सारे गुरु आए लाइफ में। हर चीज़ों को ओपनली बताना कभी कभी नज़र लग जाती है, बट यस, मेरी माँ सबसे बड़ी मेरी गुरु है। एंड रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग प्रेमानंद जी। मम्मी तो मेरी बहुत सालों से फॉलो करती है। एंड नीम करोली पापा एंड विष्णु जी, शिव जी तो मेरे है ही, जिनके पीछे मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मेरा एक एडिक्शन है, अटैचमेंट है, प्यार है। इनके बिना मैं अधूरी हूँ। और ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो मेरे को एक एनर्जी देती है। सो मैं ये नहीं बोलती जो लोग नहीं करते उनके पास एनर्जी नहीं है, बट भगवान के चांटिंग में कुछ तो पावर है। एक चीज़ आप भूल गई जो पहले एपिसोड में बताया था, हनुमान जी को आप अपना भाई मानते हो। वो तो है ही, हनुमान जी मेरे भाई है। और शिव जी को मैंने अपना पिता माना है। डर के रहिएगा। अच्छा, आपका विजन गोल अगर समझा जाए तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु, निम्रो, जब आप ये स्टडी कर रहे थे या प्रोफेशनली आपने ये स्टार्ट किया, तो कभी सोचा था, क्योंकि चारों कंबाइंड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है और अलग भी है, तो आपने कभी सोचा था कि चारों को एक साथ में डिलीवर करूंगी? बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। सो जिस दिन मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट की उस दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एवरी ईयर कुछ नया सीखूंगी। ठीक है। और 2012 में मैंने टैरो किया, फिर रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी, फेस रीडिंग, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करती रही। बट मैंने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं सोचा कि चलो मुझे सब कुछ आ गया, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। मुझे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे लगता है हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है और ये सबको समझना चाहिए कि यस। लोगों को जब एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो प्रोग्रेस अपने आप अटक जाती है। ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। अच्छा, जो कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है या आप किसी का कंसल्टेंट करते हो, तो न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की या वास्तुशास्त्र में या फिर टैरो में, सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि क्या गाइडेंस देना चाहिए? कोई ऐसी बेसिक चीज़ जिस पे आपकी अचूक नज़र जाती हो? करती हूँ उसमें जो चीज़ों को फॉलो करती हूँ, आई विश आप लोगों को हेल्प हो और आप भी इस चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहले टैरो की बात करूँगी तो कार्ड्स जब मैं ओपन करती हूँ, शफल करती हूँ, या लाइक लास्ट जैसे मैंने आज कंसल्टेशन कंप्लीट किया शाम को, और नेक्स्ट डे जब मैं आई और मैंने फर्स्ट कंसल्टेशन लिया, सो उस टाइम पे जो लास्ट कार्ड होता है वो कार्ड मेरे क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, होता है, होता है। और आज तक 13 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो कार्ड का रिलेशन क्लाइंट के साथ ना हो। 100 आउट ऑफ 100, 0.1% भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो कनेक्शन कार्ड का क्लाइंट के साथ ना हो। कौन सा मोमेंट है जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अरे यार, ये तो हर बार ऐसी चीज़ हो रही है? होने लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हर एक चीज़ का आंसर इनसे मिल रहा है। टैरो तो आपका बेबी है ही। हाँ, मेरा बेबी है और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को इसमें और ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट किया। ये जो मेथड है कहीं पे लिखी नहीं हुई है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो यस, कार्ड्स जब आप शफल करके रखते हो और आप जब ओपन करते हो आपके क्लाइंट के लिए, तो आप जब डेक को टर्न करते हो वो कार्ड आपका क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ होगा। दिस इज़ इन टैरो। न्यूमरोलॉजी में मैं हमेशा इंडिविजुअल नेम के वाइब्रेशंस देखती हूँ, जिगर के, मोनाली के, XYZ जिनका भी जो नाम है, उनके वाइब्रेशन उसकी लाइफ को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोनाली का टोटल 21 आ रहा है। सो 21 टोटल जो है वो पूरी चीज़ें आपको मेरे में दिखने को मिलेगी। अगर किसी के नाम के वाइब्रेशन नेगेटिव है तो वो भी आपको दिखने को मिलेंगे। मैं ना बर्थ डेट देखती हूँ, ना डेस्टिनी नंबर देखती हूँ, ना अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, कुछ नहीं देखती। स्ट्रेट अवे जब कोई कंसल्टेशन आती है क्लाइंट की, तो सीधा मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ उसके नाम का टोटल क्या हो रहा है, और वो भी हमेशा मैच होते ही हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब मैं किसी की कुंडली हाथ में लेती हूँ और जब फर्स्ट पेज जब देखती हूँ, सो जन्म का पाया होता है आपका, राइट? चांदी का पाया, सोने का पाया, लोहे का पाया, तांबे का पाया। जो चांदी एंड तांबा होता है वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। सोना एंड लोहा होता है वो स्ट्रगलिंग वाला माना जाता है। ट्रस्ट मी, कोई बैंकक्रप्ट भी पर्सन मेरे वहाँ आया होगा और चांदी के पाए में होगा, उसकी लाइफ में वो कितने भी स्ट्रगल में हो उसकी लाइफ चेंज होती है, होती है, और उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है।
बाकी लोग उसका लग्न देखते होते शायद, या तो फिर नवमांश को देखते हैं, या तो फिर उसका लग्नेश कहाँ बैठा है, नक्षत्र, डिग्री, आत्मा कारक और बहुत सारी चीज़ें, अमात्य कारक, बहुत सारी पद्धति है, वो सब देखते हैं। बट मेरा ये जो कैलकुलेशन है पाए का, वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट जाता है। दिस इज़ माई पर्सनल थिंग। मैंने ये कोई गुरु से बेसिक सीखा है, बट ये जो चीज़ है वो मैं जब अप्लाई करती हूँ, ट्रस्ट मी, उसकी लाइफ वैसी होती है। एंड वास्तु में जब हम देखते हैं तो वास्तु में नाड़ी को फॉलो करती हूँ। सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है, जब मैं उसके घर पे एंटर होती हूँ, अगर उसका घर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट खुला है, सब चीज़ें बैलेंस है, बट मेरी अगर नाड़ी उस टाइम पे मेरा साथ नहीं दे रही है, तत्व बैलेंस नहीं है, तो ट्रस्ट मी, जब आप डीपली उसको स्टडी करेंगे तो वो घर में आपको कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो ये जो स्वर और नाड़ी है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। उसको पढ़ा जा सकता है, जैसे टैरो को पढ़ा जा सकता है, बट उसको महसूस करने के लिए इसके अंदर बहुत डीप में जाना पड़ता है। और वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस, आपके स्पिरिचुअल पावर से, आपके धर्म, ध्यान, भजन, कीर्तन, आप जो भी मेथड को फॉलो कर रहे हैं उससे आएगी। ये पढ़ाई से नहीं आ सकती। बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। एक और सवाल मेरे मन में हो रहा है कि एक देवगण होता है, राक्षस गण होता है, मानव गण मनुष्य होता है, मनुष्य गण होता है, उससे फर्क पड़ता है क्या कुछ? यस। देवगन में देवगन के गुण मिलेंगे, राक्षसगण में राक्षसगण के मिलेंगे। राक्षसगण का राक्षसगण के साथ बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग रहता है। मनुष्यगण कहीं पे भी एडजस्ट कर लेता है, कभी कभी देवताओं के साथ भी, कभी कभी राक्षस के साथ भी। तो ये कलयुग है, तो ऐसा नहीं कि राक्षस गण ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, देवगन स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि सारे नहीं। अजय देवगन तो हो नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, बट देवगण है, उनके एक अच्छे गुण आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे उनकी पर्सनालिटी में। राक्षस गण है, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई कोई चीज़ें देखने को मिलेगी। और मनुष्य तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है। तो सही बात है। आखिरी एक इंटरेस्टिंग सवाल, वैसे तो मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, प्रोफेशनली भी जानता हूँ, सर्वगुण संपन्न तो आप हो ही, लेकिन फिर भी कोई नहीं होता। अगर आपके अंदर कोई आप बदलाव जो काफ़ी लंबे समय से आप महसूस कर रहे हो कि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे चेंज करनी है, जिसके लिए बहुत मेहनत या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो कौन सा बदलाव आप आपके अंदर देख रहे हो, उसकी जंघना आपके अंदर है कि ये चीज़ हो जाए तो मज़ा आ जाए? सबसे पहले मैं बहुत फूडी हूँ। शायद मुझे देख के लोगों को नहीं लगता होगा, जो मेरे क्लोज़ है, फ्रेंड्स है, उनको पता है मुझे खाना बहुत पसंद है। तो यस, मुझे सात्विक खाना खाना है, मेरी खाने की क्वांटिटी को चेंज करना है और खाने पे कंट्रोल करना है। एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपका खाना बहुत मैटर करता है, आप क्या खाते हो। सो यस, ये बदलाव डेफिनेटली मेरे में लाना चाहूँगी। एंड दूसरी चीज़, बिकॉज मार्स उच्च का है एंड लग्न में है, तो डेफिनेटली मेरा जो कभी कभी गुस्सा है या कभी कभी अग्रेशन है, उसको मैं स्लोली ग्रेजुअली कम करना चाहूँगी। पहले से तो बहुत कम हो गया, बट उसको और रिड्यूस करना चाहूँगी। बट अगर मैं इसको देखूँ ऐसे कि अगर आर्मी में कोई होगा और उसको मैं बोलूँ कि तू गुस्सा मत कर, तेरे में अग्रेशन मत दिखा, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। जो ग्रह है और जो आपकी ग्रहों की सिचुएशन है, दशा उसके दिशा गुण, है। दशा दिशा, आपके, आप कौन से गण के हो, कौन से पाए पे आपका जन्म है, क्या नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिखेगी दिखेगी दिखेगी। जैसे दशाएं चेंज होगी, जैसे चीज़ें चेंज होगी, जो नक्षत्र में आप बॉर्न हुए होंगे, आपका जो बर्थ नंबर होगा, लग्नेश जो होगा जहाँ पे बैठा होगा, नवमांश में आपका जो लग्न होगा वो जहाँ पे बैठा होगा, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी होगी होगी। बहुत बढ़िया शुरुआत हमने वास्तुशास्त्र से की, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपने आज कवर की इस एपिसोड के अंदर। जो ध्यान से इस एपिसोड को देखेगा उसे इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी फ्री टिप्स मिल जाएगी, जो मतलब मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीज़ थी, नया एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, बड़ा you, अच्छा लगा आज आपसे मिलके और इस पॉडकास्ट से बहुत नई चीज़ें जानने को मिली। मोनाली जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. तो दर्शक मित्रों, ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट था, वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्यों आपको अपने घर को शिफ्ट करना चाहिए, क्या क्या आपको चेंज करना चाहिए, ये आपने देखा। लेकिन साथ में कुंडली और न्यूमरोलॉजी, यानी नंबर जिस घर का आप सेलेक्ट करते हो वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। साथ में जो इंटीरियर आप करवाते हो वो ऐसा ही नहीं कि आपने सब कुछ लगा दिया, उसके अंदर भी क्या क्या लॉजिक, मेथड और साइंस है, वो भी आज हमने मोनाली मैम से जाना समझा। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड पे एक नई चीज़ के साथ इनके साथ वापस मिलेंगे। तब तक नमस्कार।